नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में। दरअसल लोकसभा के चुनाव तो पूरे देश में हो रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस मध्य प्रदेश को लेकर है कि जो कांग्रेस विधानसभा चुनाव में 140 सीटों की बात कर रही थी, उसके बदले बीजेपी की 163 विधायक जीत कर आ गए। अब लोकसभा की बात करें तो बीजेपी दावा कर रही है कि पूरी 29 सीटें वो जीत कर आएगी, और उसने उस लिहाज से तैयारी भी शुरू कर दी है। अपने प्रत्याशियों के नाम पहले से घोषित कर दिए, संगठन को सक्रिय कर दिया। और उसकी तुलना में अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने अभी केवल 29 सीटों में से 10 प्रत्याशी घोषित किए हैं और बाकी 19 पर अभी विचार मंथन जारी है। और इस बीच में बीजेपी ने पहले स्लॉट की बात करें तो पहली लिस्ट निकाली थी 24 सीटों की, और बाद में आज 5 उम्मीदवार और घोषित कर दिए। तो कह सकते हैं कि भाजपा की तरफ से पूरा सीन क्लियर है और कांग्रेस अभी दुविधा में है, असमंजस में है। इसी पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन चर्चा के पहले आपको बता दें कि कांग्रेस की स्टाइल है कि वो हमेशा एन वक्त पे उम्मीदवार घोषित करती है। और क्रिकेट की भाषा में कहें तो वो 5 दिन का मैच यानी टेस्ट मैच के बजाय वनडे खेलती है, और अब तो रिवाज T20 का आ गया है, तो अब वो T20 खेलने लगी है। लेकिन इस स्टाइल से, इस रणनीति से उसे लगातार नुकसान हो रहा है, और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो पिछले, अगर हम 20 साल की बात करें तो मनमोहन सिंह तक के 10 साल छोड़ दें तो अभी के 10 सालों में कांग्रेस बहुत पिछड़ रही है। रणनीति में बदलाव की ज़रूरत है और प्रत्याशियों को वक्त से बहुत पहले घोषित करने की ज़रूरत है, ऐसी एक आम धारणा है। पता नहीं कांग्रेस का नेतृत्व क्या सोचता है। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि भाजपा तैयार और कांग्रेस असमंजस में। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी। स्काइप पे हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री देवदत्त दुबे जी, और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथी जुड़ने वाले, उनसे हम बात करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के जानकार पत्रकार हमारे रघुवर दयाल गुइया जी टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत देवदत्त जी आपके साथ, कि ये सबको पता है कि अगर आप उम्मीदवार पहले घोषित कर देंगे और उम्मीदवार की घोषणा के पहले अगर आप पार्टी के उस दावेदार को पहले से कह देंगे, 1 साल पहले से, 6 महीने पहले से या 2 साल पहले से, कि आपको फला लोकसभा से, फला विधानसभा से लड़ना है, आप जाके तैयारी करिए, जनता से संपर्क करिए, कार्यकर्ताओं को मनाइए और एक ऐसी टीम बनाएं जो चुनाव के वक्त आपका प्रचार भी करे और वोट डलवाने में मदद करे, यानी मतदान में आपके पक्ष में काम करे, मतदान केंद्रों तक। ये बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन क्या वजह है कि कांग्रेस ने एक ढर्रा जो पकड़ा है कि उसको चुनाव के दिन तक उम्मीदवार तय करने हैं। जिस दिन निर्वाचन या नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख होती है, हमने देखा कि कई बार कांग्रेस के प्रत्याशी उस दिन तक तय नहीं हो पाते हैं, और 4 बजे के पहले किसी को बी फॉर्म मिलता है और वो एकदम दौड़ते भागते गिरते पड़ते फॉर्म जमा करते हैं, और उसके बाद 15-20 दिन का वक्त होता है। उस वक्त में सिर्फ फोटो होती है, जो प्रतिद्वंदी दावेदार है वो लड़ता झगड़ता है और बाद में सेवेटो होता है और नतीजा पराजय सामने दिखती है। आपकी राय, बीजेपी को आप किस ढंग से देख रहे हैं, और कांग्रेस की जो ये T20 खेलने की आदत है वो उसे कितना इस 5 साल के चुनाव में पीछे करेगी? देवदत्त जी। जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज़। हाँ जी। तो ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि आखिर वो क्यों सिमटती जा रही है। कई और कारणों के अलावा एक कारण यह भी है, अभी तो खैर इस बार लोकसभा चुनाव में वैसी भीड़ नहीं है टिकटार की, लेकिन हमने देखा विधानसभा चुनाव में 5-5, 10-10 हजार आदमी लेके आ रहे हैं पीसीसी के सामने, एक सीट से 2-3 लोग आ रहे हैं, और टिकट आप अंतिम समय पे देंगे, जिसको टिकट नहीं मिलता वो सब उसको निपटाने लग जाते हैं। आप सोचिए कि लोकसभा जैसा विशाल क्षेत्र है, अभी तक महानगरों के एक भी प्रत्याशी कांग्रेस के नहीं आए हैं, भाजपा के पूरे 29 प्रत्याशी आ गए। जबकि उनका एक कैडर भी काम करता है, उनके बूथ पे जैसे आज से ही शुरू हुआ उनका बूथ 25-70 बूथ बढ़ाने का अभियान, और भी कांग्रेस अभी न मैदान में दिख रही न प्रत्याशी दिख रहे हैं। कैसे फिर वो भाजपा जैसे संगठन का मुकाबला करे कि 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। लोकसभा का इतना विशाल क्षेत्र होता है कि इसको तो वाकई बहुत पहले हिंट कर देना चाहिए कम से कम प्रत्याशियों की, आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है। अन्यथा तो वो जब थके हारे आएंगे दिल्ली से
और जब तक वो नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, लोगों के कार्यकर्ताओं को मनाएंगे, रूपों को मनाएंगे, तब तक चुनाव की तारीख आ जाती है। फिर जो विरोध का वोट है वो उनको मिल जाता है। फिर बहुत सारी आप पिछले लोकसभा चुनाव के परिणाम देख लें, भले सर्जिकल स्ट्राइक की वो हो, लेकिन आप देखो 3-3, 4-4 लाख से लोग बढ़त देके चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि बूथ पे कार्यकर्ता रहते। अभी जी देवदत्त जी, अभी आपसे संपर्क हमारा ठीक से जुड़ नहीं पाया, लेकिन इसी बीच में मैं हमारे रघुवर दयाल गुहे जी से बात करूंगा कि रघुवर जी, कांग्रेस के बारे में तो जग जाहिर है कि वो बहुत ही ऐन वक्त पे अपने उम्मीदवार घोषित करने की उसकी आदत बनी हुई है, चाहे वो मामले नगर निगम चुनाव के हो, स्थानीय निकाय के हो, चाहे विधानसभा के या लोकसभा के। तो कह सकते हैं कि उसके बाद जो प्रत्याशी को मौका मिलता है प्रचार का, वो बहुत कम मिलता है। और ऐसे में किसी भी कांग्रेस प्रत्याशी का जीत कर आना आज की स्थिति में चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि उनका मुकाबला बीजेपी जैसे संगठन से है, बीजेपी की सरकार से है। क्योंकि एक तो बीजेपी केंद्र में सरकार में है, तो वैसे उसका अपर हैंड है, क्योंकि वो जो अनाउंसमेंट करते हैं उसको पालन करने का उनके पास वक्त होता है कि हमने ये घोषणा की जनता के लिए और हमने ये उसका अनुपालन कर दिया। कांग्रेस प्रतिपक्ष में है, उम्मीदवार भी ठीक से तय नहीं कर पाती, एन वक्त पे करती है, संगठन की स्थिति कमजोर है। कैसे देखना है, क्योंकि कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस के उम्मीदवार बेचारे होम्योपैथी की दवाई की तरह हो गए, लग गए तो तीर नहीं तो तुक्का। क्योंकि जीतने के मामले में कांग्रेस का प्रत्याशी वन मैन आर्मी की तरह काम करता है, फिर वो खुद ही संगठन भी है, खुद ही प्रत्याशी भी है और खुद ही मनाने वाला है सबको। आपकी राय? जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आत्मविश्वास से सराबोर है। और इसी आत्मविश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में विजयी रथ के पर सवार होकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मेरा ऐसा मानना है जी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भविष्यवाणी अभी से करना ठीक नहीं होगा, लेकिन जिस तरह का सिनेरियो है पूरे देश में, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो जैसा आपने भी कहा कि मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है और हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी सभी राजनीतिक दलों से प्रचार प्रसार संगठन में बहुत आगे है। अभी कल गुरुवार से ही प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी अब एक 10 दिवसीय बूथ विजय अभियान शुरू करने जा रही है। ये अखबारों ने भी छापा है और उसमें हर बूथ पर कम से कम 2 दिन तक उनके मंत्री जो हैं, विधायक जो हैं, वो रात्रि विश्राम भी करेंगे, ऐसी उनकी योजना है। इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी किस स्तर पर है और वो मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप चाहती है, यानी 29 की 29 सीटें वो चाहती है। इसीलिए छिंदवाड़ा जैसी जो एक प्रतिष्ठा वाली सीट है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सोच समझ के वहां के जो विवेक बंटी साहू हैं, जिला भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनको टिकट दिया, जिन्होंने छिंदवाड़ा में जब कमलनाथ चुनाव लड़े थे तो उन्हें बड़ी कड़ी टक्कर दी थी। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है वास्तव में बहुत पिछड़ी हुई है। और जहां तक टिकट की घोषणा की बात है तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक लगभग 250 से अधिक अपने प्रत्याशियों के नाम जो है उनकी घोषणा कर दी है और कांग्रेस जो है वो बहुत पिछड़ी हुई नजर आ रही है। अभी 40 का आंकड़ा भी कांग्रेस पूरे नहीं कर पाई है और करीब 39 नाम की घोषणा जो है कांग्रेस ने की है। रही बात है भोपाल विधानसभा क्षेत्र और विदिशा विधानसभा क्षेत्र की, लोकसभा तो क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र विधानसभा लोकसभा क्षेत्र की, तो जैसा कि आप जानते हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो है वो विदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं और भोपाल, विदिशा और पूरे आसपास के क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में उनका बहुत असर है। विदिशा उनके लिए बहुत आसान है चुनाव जीतना विदिशा सीट का, और उनका फोकस जो है आसपास की सीटों पर भी रहेगा। पार्टी अगर चाहेगी
तो उनका सदुपयोग भी करेगी, क्योंकि भोपाल का पिछला जो अनुभव रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जी टिकट उन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को दिया और नरेंद्र मोदी जी की लहर पर सवार होकर प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस के राजनीति के दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को लाखों मतों से पराजित किया था। लेकिन मेरी ऐसी मान्यता है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो है वो पार्टी की जो लाइन है, पार्टी का जो एक उनके प्रति विश्वास था, वो उस पर भी खरी नहीं उतरी है और जनता की नजरों में भी वो पता नहीं क्यों खरी नहीं उतर पाई है। तो इसका खामियाजा पार्टी को कहीं ना कहीं किस स्तर पर भुगतना होगा, ये भी एक देखना दिलचस्प होगा। लेकिन पूर्व अपने जो रहे महापौर आलोक शर्मा जी, वो उनको जो टिकट दिया गया है, तो उनके बारे में एक ही बात मैं कहूंगा कि वो बहुत जनता से जुड़े हुए हैं और यंग हैं, तो वो कार्यकर्ताओं को किस लेवल पे अपने फेवर में करके और आगे आएंगे, ये देखना तय होगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि ये मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस भाजपा के बीच एक औपचारिक चुनाव है और विजयी रथ पर तो भारतीय जनता पार्टी सवार होती हुई दिख रही है। आपने जो बात कही उसका लब्बुलो ये है कि बीजेपी तो बढ़त में संगठन के लिहाज से पहले भी चलती थी वो, लेकिन कई बार वो हारी भी है संगठन के मजबूत कहे जाने के बाद भी। लेकिन कांग्रेस जो पिछड़ रही है कई सालों से संगठन में और प्रत्याशी चयन में, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो जो बैकवर्ड क्लास की बात होती है, एक तो समाज में बैकवर्ड क्लास होता है और राजनीति में कांग्रेस जो है वो बैकवर्ड क्लास की पार्टी हो गई है। हर काम में पिछड़ जाती है वो, चाहे प्रत्याशियों को चयन की बात हो या किसी और की हम बात करें। तो एक तरह से राठी जी, कांग्रेस को अगर आज की तारीख में हम कहें कि कांग्रेस पार्टी भले ही आज़ादी दिलाने वाली पार्टी रही, लेकिन आज के ज़माने में वो जो राजनीतिक संरचना होती है उसमें उसकी क्लास थोड़ी सी बैकवर्ड हो गई है, पिछड़ गई है। आप कैसे देखते हैं कि ये जो सारा मामला है कि बीजेपी की जो 5 सीटें आज जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं उसको मिलाकर 29 सीटें हो गई है, लेकिन कांग्रेस में देखिए आपकी जितने भी दिग्गज हैं वो मैदान छोड़ रहे हैं, नए लोगों को लाने की बात हो रही, क्योंकि पुराने लोग इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, उनको सामने पराजय दिख रही है, हार दिख रही है। इसके चलते कांग्रेस के दिग्गज पीछे हट रहे हैं और वो नए चेहरे के नाम पर उनको लेके आ रहे हैं जो हार भी जाते, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी राय? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी का एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि बीजेपी ने नए जमाने के हिसाब से नए रीति रिवाज, नए प्रचार तंत्र, नए विज्ञापन, डाटा कलेक्शन, इन सब पे काम करके काफ़ी आगे निकल गई। कांग्रेस उसी परंपरागत तरीके से, पहले कैसी रही होगी मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन जब से है तो वहाँ पर एक व्यक्ति सेंटिग्रेटेड पार्टी हो जाती है। मतलब हम मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो यहाँ 4-5 नेता हैं, तो वो 5 नेता और फिर उनके जो चहेते हैं उनको टिकट दिया जाना है। तो इसी चीज़ का खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। वहीं भाजपा ने, आप देखेंगे कि मोदी जी ने एक भी टिकट अनाउंस करने से पहले कहा था एक भाषण में कि कमल हमारा टिकट है। सबको उनने, मतलब कमल निशान लड़ रहा है, कमल निशान पे हो सकता है मैं खड़ा हो जाऊं, आप खड़े हो जाए तो भी पार्टी जीतेगी, लेकिन वहां कमल निशान लड़ रहा है। और कांग्रेस में क्या होता है कि व्यक्ति विशेष लड़ता है कि भाई कहें दिग्विजय सिंह जी लड़ेंगे या कह दें कि कमलनाथ जी लड़ेंगे, तो व्यक्ति विशेष है, वहां कांग्रेस नहीं लड़ रही है। तो ये चेंज जो है, कांग्रेस में पहले हाथ का पंजा इलेक्शन लड़ता था, अब कांग्रेस में जाति इलेक्शन लड़ रही है, क्योंकि राहुल गांधी जाति जनगणना पर जोर दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी जाति उसकी उतनी भागीदारी। तो जो कांग्रेस कभी जाति के खिलाफ थी, अब वो जो आपने कहा कि बीजेपी कह रही है कि हमारा प्रत्याशी कमल है, कभी कांग्रेस कहती थी कि हमारा प्रत्याशी हाथ का पंजा है, तो ये फ़र्क आ गया। मुझे लगता है कि कांग्रेस थोड़ा सा ट्रैक से हट रही है और वो जिससे हट रही है उससे नुकसान की स्थिति ज़्यादा बन रही है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है सर कि हो सकता है 24 के इलेक्शन में नुकसान हो, लेकिन कांग्रेस के इस ट्रैक से हटने में उनका ये एडवांटेज हो रहा है कि जो भी ऐसे छन रहे हैं नेता जो कभी विधानसभा या लोकसभा नहीं जीत पाए और जिनके कहने पे 10-10, 20-20 टिकटें लोगों को बढ़ जाती थी, तो वो सब छट के जा रहे हैं। ये कहते कहते 10 साल गुजर गए कि इसका फ़ायदा आगे मिलेगा, इसका फ़ायदा आगे मिलेगा। ये तो एथलेटिक जैसा ट्रैक है, आप जिस राउंड में जितना पिछड़ते जाएंगे फिर कवर करना बहुत मुश्किल होता है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि कवर करना आसान नहीं होगा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो चीज़ें हैं, तो ये सेंट्रिक बेस, जो व्यक्ति बेस पॉलिटिक्स है, उससे कांग्रेस को ऊपर उठना पड़ेगा। जब तक उससे ऊपर उठ के पंजे पे वो वोट ना मांगे, क्योंकि जो राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं
वो पंजे के बात पे कह रहे हैं। लेकिन हम जब आएंगे, कमल राठी को टिकट मिली तो कमल राठी अपनी नेतागिरी करेंगे, अपने हिसाब से जमावड़ा करेंगे, वो पंजे को नहीं साहब हमें वोट दे तो बड़ा कठिन काम है। बीजेपी वैसा नहीं करती, बीजेपी कहती कमल के निशान को वोट देना है आपको। तो ये सब जो बातें हैं जी, कमल के निशान को वोट देना है या हाथ के पंजे को वोट देना या जो भी निशान है उसको, उस पर बात होनी चाहिए। यहाँ निशान और पार्टी पीछे चली गई है और व्यक्ति और जातियाँ आगे आ गई हैं, और कांग्रेस तो अब जातिगत जनगणना पर जिस तरह से खुल के बात कर रही है, अब वो कह सकते हैं कि अगले 10 साल में बड़ा इसका फ़ायदा होगा। तो इतनी लंबी लॉन्ग टर्म पॉलिसी, 10 साल से आप हार रहे हैं, इस बार भी हार की पूरी संभावना दिख रही है। नहीं कहते कि कोई नतीजे आ गए हैं, अभी जजमेंट करना ठीक नहीं है, लेकिन अगर इस बार भी हारते हैं तो आप समझिए कि 15 वर्ष लगातार हारते हो जाएंगे, और एक आध बार और चुके तो 20 साल। तो 20 साल में राठी जी एक पूरी पीढ़ी बदल जाती है। एक कहते हैं कि 12 साल का युग होता है। तो आप जो काम कर रहे हैं उसमें नफ़ा कम है, नुकसान ज़्यादा है। आप कह सकते हैं कि हम इसी पर चलेंगे, आपकी पार्टी जिद करिए जो कुछ करना। लेकिन देवदत्त जी, सवाल है कि कांग्रेस के जो दिग्गज हैं वो हार को सामने खड़ा देखकर अपने आप को पीछे कर रहे हैं, और इसी के चलते ये दबाव है कि जो दिग्गज है वो इलेक्शन लड़े, और उनको मालूम है कि इसमें समय पैसा सब नष्ट होने वाला है, इसलिए वो पीछे हट रहे हैं। और उम्मीदवार चयन में शायद कांग्रेस इसलिए पिछड़ रही है क्योंकि उसको ताकतवर लोग कम मिल रहे हैं। ऐसा परसेप्शन, ऐसी धारणा माने एक तरह के राजनीतिक बाजार में है। आपकी राय? बिल्कुल, जिस तरह से एक के बाद एक कांग्रेसी न केवल चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे, वरन आप सोचे सुरेश पचौरी जैसे लोग भाजपा में चले गए, तो ये पार्टी का भी मतलब दुर्भाग्य कहना चाहिए कि जिन लोगों ने सरकार में रहते मलाई खाई, पूरी जिंदगी भर पदों पर रहे, और अब जब आज पार्टी संकट में है वो उसके लिए संघर्ष करने तैयार नहीं है। और जब बड़े नेता संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं रहते तो जो नीचे का कार्यकर्ता है उसका भी मनोबल टूटता है। लेकिन पार्टी को ही तय करना कि वो कैसे लोगों को इतने दिन महत्व देती आई जो अब संकट के समय उसका साथ नहीं दे रहे हैं। अभी भी यदि कांग्रेसी में जरा वो है कि हाँ, हमने जिस पार्टी के दम पर पैसा, प्रतिष्ठा और सब कुछ अर्जित किया इतने वर्षों तक, आज यदि पार्टी संकट में तो उनका साथ दे। लेकिन असल में देवदत्त जी, पार्टी संकट में है ये सवाल कम है। पार्टी की जो नीतियां हैं, जो नेतृत्व है, उससे लोगों को उम्मीदें घट रही है, उससे लोगों में हताशा है। पार्टी संकट में तो समाजवादी पार्टी भी होगी, दूसरी पार्टी भी संकट में, लेकिन कांग्रेस चूंकि बीजेपी के बाद दूसरी ताकतवर पार्टी है, उसमें जो नेतृत्व को लेकर है उसमें संकट ज़्यादा। आप देखिए कि कांग्रेस के 12 पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी छोड़ गए। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा है वो छोटा मोटा राजनीतिक जानकार नहीं होगा, वो विजनरी भी होगा, उसको राजनीतिक समझ भी होगी। अगर वो ये फैसला कर रहा है, वो इक्का दुक्का नहीं है, 12 पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब कि पार्टी संकट में नहीं है, नेतृत्व और नीतियों की वजह से पार्टी में संकट है, और उनकी जो उम्मीद है वो खत्म हो रही है कि अब इसमें कुछ सुधार हो सकता है। ये जो हताशा है उसके चलते पार्टी, मुझे लग रहा है कि इस दौर में फंस गई है। आपकी राय बहुत छोटी सी। देवदत्त जी, हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ, तो वही बिल्कुल जो आपने कहा यही बात सही है कि पार्टी के लोगों को यदि नेतृत्व के ऊपर भरोसा नहीं है तो नेतृत्व को भी ये समझना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों लोग छोड़ रहे हैं। नेतृत्व को लेकर जब कई सवाल पहले भी उठ चुके हैं, तो जिस तरीके का कैडर था, जिस तरह की परिस्थिति थी, यदि इसमें पार्टी नहीं कर पा रही तो ये संकट पार्टी में भी है, नेताओं में, वो तो परस्पर पूरक है। यदि पार्टी पे संकट बढ़ेगा तो नेताओं पे ही बढ़ेगा, और बढ़ते ही जा रहा। पिछले 2 दशक से हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि पार्टी पार्षद से लेके पार्लियामेंट तक के चुनाव में कैसे हार रही है। इसके बावजूद भी यदि पार्टी एक बात है देवदत्त जी, दरअसल कांग्रेस पिछले 2 चुनाव से जो हम देख रहे हैं, अभी हाल के 2 चुनाव की बात करें तो उनका कहना ये होता कि हम जो मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहे थे मतदाताओं से, जनता से, वो कर नहीं पाए, इसलिए हम चुनाव हार गए। तो इसमें एक बात तो साफ निकल के आती है कि नेतृत्व या जो लोग हैं वो अपनी बात को जनता तक समझा नहीं पा रहे हैं, यानी वहीं से अयोग्यता शुरू हो जाती है। आप ऐसे टीचर हैं कि आप विद्यार्थी को बता ही नहीं पा रहे हैं, और फिर जब बच्चे फेल होते हैं तो बोले बच्चे गधे हैं।
जब वो कांग्रेस हार जाती है तो बोले वोटर को समझ नहीं है। इस तरह तक की बातें आ रही है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि इस चुनाव में कई चीज़ें बड़ी साफ हो जाएंगी। या तो कांग्रेस के नेतृत्व को दोबारा सोचना पड़ेगा, या फिर लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के भीतर बड़े पैमाने पर उथल पुथल होगी। मैं पूछूंगा रघुवर जी से। रघुवर जी, एक तो 29 की 29 सीटें बीजेपी ने घोषित कर दी है। मैं अगर आप कहें तो पूरे नाम पढ़ के बताऊं कि मुरैना से शिवमंगल सिंह तोमर, भिंड से संध्या राय, ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा, गुना से ज्योतिराज सिंधिया, सागर से लता बानखेड़े, टीकमगढ़ से वीरेंद्र खटीक, दमोह से राहुल लोधी, खजुराहो से बीडी शर्मा जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सतना से गणेश सिंह, ये हालांकि विधानसभा के चुनाव हार गए थे, रीवा से जनार्दन मिश्र, सीधी से डॉक्टर राजेश मिश्रा, शहडोल से हिमाद्री सिंह, जौनपुर से आशीष दुबे, मंडा से फंगन सिंह कुरस्ते, ये केंद्रीय मंत्री है लेकिन ये भी विधानसभा का चुनाव हार गए थे। होशंगाबाद से दर्शन चौधरी, विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भोपाल से आलोक शर्मा, राजगढ़ से रोडमल नागर और देवास से महेंद्र सोलंकी, मंदसौर से सुधीर गुप्ता, रतलाम से अनिता नागर सिंह चौहान, खरगोन से गजेंद्र पटेल, खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल, बैतूल से दुर्गादास उइके। ये वो नाम है जो बीजेपी घोषित कर चुकी है। और आज की जो 5 लोगों की सूची है 25 के बाद 24 के बाद, उसमें इंदौर से शंकर ललवानी जो वर्तमान में सांसद है, इन्हीं को भाजपा ने दोबारा मौका दिया है। उज्जैन से अनिल फिरोजिया, ये पिछली बार भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। छिंदवाड़ा से विवेक साहू बंटी, इन्होंने कमलनाथ के खिलाफ अभी विधानसभा में चुनाव लड़ा था बड़ी ताकत के साथ, और उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए लोकसभा का चुनाव भी टिकट उनको दिया है। और बालाघाट से भारती पारधी को टिकट दिया है। ये एक नया नाम है भाजपा की तरफ से। आपकी राय? कांग्रेस ने 10 नाम घोषित किए हैं और उसके बाद 19 नामों के लिए अभी संघर्ष चल रहा है। अभी आपने जो बात कही थी कि नेतृत्व को सोचना चाहिए कि कांग्रेस में जो बड़े नेता हैं, बड़े दिग्गज हैं, 12 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन क्यों थाम लिया। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जो भी कांग्रेस का हाईकमान है, नेतृत्व है, उसके प्रति एक तो अविश्वास, और उसकी जो भी नीति या उसका जो उनकी वर्किंग है वो कहीं ना कहीं जनता से जुड़ी हुई नजर नहीं आ रही है। लोगों को ये लगने लगा कि इनके नेतृत्व में हम चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि राजनीति में तो चुनाव जीतना होता है। जब चुनाव हार रहे हैं तो फिर रहने का कोई मतलब नहीं है। तो जो चतुर होता है वो अपने कैरियर को देखते हुए, अपनी पॉलिटिकल लाइफ को देखते हुए फिर ना कोई रास्ता चुनता है, ऐसा लग रहा है। जी, और मुझे मध्य प्रदेश में ये लग रहा है कि जैसे कुल 10 नाम अभी कांग्रेस ने घोषित किए हैं, और बाकी जो शेष नाम है वो इसीलिए वो घोषित करना नहीं चाह रही है कि जो भगदड़ की स्थिति बनी हुई है, अगर कांग्रेस ने मान लीजिए बाकी के शेष प्रत्याशी एक साथ डिक्लेयर कर दिए और उनमें से एक भी अगर खसक गया तो बची खुची जो उम्मीद है वो भी चली जाएगी। अगर किसी प्रत्याशी जिसे घोषित कर दिया कांग्रेस में और उसने भाजपा का दामन थाम लिया तो पूरे देश में जो है कांग्रेस की हालत और खराब हो जाएगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एंड टाइम पर, एंड वक्त पर ही उनकी परंपरा भी रही होगी, वो एक अलग बात है, लेकिन जितना विलंब करेंगे आप उतना और ज्यादा नुकसान होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब तो फॉर्म भरते समय भी अगर वो बी फॉर्म नहीं भरेगा, फोटोकॉपी दे देगा तो भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब तो रिजेक्ट फॉर्म कराने के भी बहुत से तरीके लोगों ने ईजाद कर लिए हैं। राठी जी, दरअसल कांग्रेस ने जो 10 नाम घोषित किए हैं उसमें छिंदवाड़ा से नकुलनाथ, धार से राधेश्याम मुवेल, भिंड से फूल सिंह बरैया, टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा, सीधी से कमलेश्वर पटेल, मंडला से ओमकार मरकाम, देवास से राजेंद्र मालवी, खरगोन से पूरलाल खरते और बैतूल से रामू टेकाम, ये नाम उनके हैं। बाकी के लिए अभी जद्दोजहद जारी है। लेकिन एक सवाल बड़ा है कि अगर किसी लीडर के उसमें जीतने का आप पर भरोसा नहीं होगा तो फिर लोग उस कप्तान का साथ छोड़ देते हैं या फिर कप्तान बदलते हैं। बहुत छोटी सी आपकी टिप्पणी, समय की कमी। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि या तो कप्तान बदलना है, तो कप्तान तो बदल गया है, लेकिन लोगों को अभी भी लगता है कि बैकग्राउंड में कप्तान वही चल रहा है। और दूसरा, जो पॉलिसीज उनकी चल रही हैं, जो लोगों को एकत्र रखने का जो प्रयास है कांग्रेस के, कहीं ना कहीं वो जो नई राजनीति है उसको वो अभी अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और तो जो नया लीडर है, खड़गे जी भी चुनाव हार चुके, पुराना, नया इलेक्शन वो लड़ने की तैयारी नहीं कर रहा है। वहाँ से जहाँ से हारे हैं वहाँ से वो गुलबर्गा से अपने दामाद को टिकट दे रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, इस पर फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूँगा। राठी जी आपका साधुवाद, देवदत्त जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और रघुवर जी आपका भी साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।